Assalamualaikum students. I hope so you are fit and fine and fully focused on your studies. Before starting this video, I have a request for you that please like, share and subscribe our channel Coaching Zone. So today our topic is from chapter number 2, Homeostasis part number 6, and the topic is the role of kidney in urine formation. इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में. यूरिन फॉर्मेशन का अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो उसके अंदर 2 स्टेप्स आ जाते हैं. एक है यूरिया फॉर्मेशन और एक है यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन फॉर्मेशन जो है ना वो फर्दर 2 स्टेप्स में डिवाइड हो जाती है. एक है फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन. यूरिया फॉर्मेशन की डिस्कस करते हैं हम. यूरिया फॉर्मेशन जो है क्या है कि आपके लिवर यूरिया जो होता है आपके लिवर सेल्स के अंदर बनता है. क्यों बनता है? लिवर सेल्स के अंदर है ना आपके ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में ना और ना स्टोर होता है और अदर सब्सटेंसेस आपके स्टोर होते हैं. बट इसके अंदर ये होता है कि प्रोटीन जो होता है वो आपके स्टोर नहीं होता. जितनी आपके ना प्रोटीन आपकी बॉडी को नीड होती है वो उतना यूज़ हो जाता है और जो एक्सेसिव अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं जो कि उनमें से एनर्जी ले ली जाती है बॉडी में से और जो द अमाइनो ग्रुप जो है NH2 है वो रिमूव्ड हो जाता है अमाइनो एसिड में से. अब आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड चेन देखी होगी तो फिर उसके बाद अमाइनो ग्रुप उसमें से रिमूव हो जाता है जिसे हम डीअमाइनेशन कहते हैं. ये इस पर ना है ना अमाइनो ग्रुप जो होता है कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में NH3 के अंदर जो कि आपके लिए बॉडी के लिए पॉइजनस होते हैं. डीअमाइनेशन के बाद जो अमाइनो ग्रुप है वो के ना कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है. जो कि आपके सेल्स को किल कर सकती है. जब भी इसकी हायर कंसंट्रेशन जमा होना हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है जिसकी वजह से जो लिवर सेल हैं वो क्विकली कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया. अमोनिया को इन्होंने जो लिवर सेल है क्योंकि कुदरत ने नेचर ने इनको ऐसी सलाहियत दी होती है कि ये जो इनको है ना वो कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये जब तक हैं बॉडी में जब तक एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं बॉडी से जब तक ये बॉडी के दूसरे सेल्स को नुकसान ना पहुंचाएं. इसीलिए लिवर सेल्स जो होते हैं इनको कन्वर्ट कर देते हैं क्या है ना यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं. ये यूरिया जो होता है ना वो ब्लड से होता हुआ किडनी पे पास पहुंच जाता है जो कि एक्सक्रीट आउट हो जाता है फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. यूरिया जो कि है ब्लड से होकर हमारी किडनी में आ जाता है. किडनी जो है वो उसके बाद फर्दर प्रोसीजर फर्दर फिल्ट्रेशंस होने के बाद वो यूरिन फॉर्म होता है. वो यूरिन जो है होता है यूरिथ्रा से एक्सक्रीट आउट हो जाता है. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो एक्सक्रीटेड इन स्वेट एज वेल. जिसे कहते हैं कि अगर कुछ ज़्यादा ही अगर थोड़ी सी अमाउंट में ही यूरिया है आपकी बॉडी में तो वो जो क्या होता है कभी कभार हमारे जो स्वेटिंग्स होती हैं जिसकी वजह से वो उसमें से निकल जाता है. मतलब कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में इंसान को यूरिनेशन जो यूरिन होता है ह्यूमन को कि कम आता है. क्यों? बिकॉज द रीज़न इज़ के हाई टेम्परेचर होने की वजह से बॉडी अपने अंदर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही थी. एक तो ऑस्मो रेगुलेशन अपने अंदर होम्योस्टेसिस बरकरार रख रही होती जिसकी वजह से वो स्वेटिंग कर रही होती ह्यूमन बॉडी. और ह्यूमन बॉडी की स्वेटिंग होने के पीछे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि अगर आपकी स्वेटिंग होती है तो आपकी जो है ये जो यूरिया होता है वो स्वेटिंग के थ्रू भी निकल जाता है. अब हम पढ़ते हैं हमारा यूरिन फॉर्मेशन. ये यूरिन फॉर्मेशन जो कि है तो इसी लेंदी होगी बट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आई थिंक सो. ये आपके हायर लेवल में भी आपकी काम आएगी अगर आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया तो. एक्सेस मिनरल सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट मतलब क्या हम कभी कभार अपनी डेली डाइट्स के अंदर कभी कभार कुछ चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में इनटेक कर लेते हैं बट ये बॉडी का अच्छा बेनिफिट है हमारे लिए. हमारी बॉडी बहुत अच्छी डेवलप की गई है ना अल्लाह ताला की तरफ से कि हमारे जो एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं और एक्स्ट्रा जो ना नाइट्रोजीनियस पे जो वेस्ट बनता है वो सारे जो प्रोडक्ट है ना वो यूरिया केराटिन और यूरिक एसिड के अंदर जो कि हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस होते हैं. बट दीज पॉइजनस सब्सटेंसेस विल बी एक्सक्रीट आउट थ्रू द यूरिनेशन. इसके ना यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं.
इसके दो मेन प्रोसेस होते हैं इन्वॉल्व अगर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हो रही है नेफ्रॉन के अंदर। दो प्रोसेसेस होंगे, एक होगा फिल्ट्रेशन और एक होगा रीएब्जॉर्प्शन। नाम से ही हमें लोगों को पता चल रहा है कि फिल्ट्रेशन मीन्स फिल्टर हो रहा है कोई भी सब्सटेंस है, मतलब कि ब्लड आपका फिल्टर होगा इधर। और रीएब्जॉर्प्शन मीन्स मतलब रीएब्जॉर्ब करना। अब उस है ना, हाँ, उन सब्सटेंस में ज़रूरी नहीं है कि जो ब्लड गुजर रहा है उसमें टोटली पॉइजनस सब्सटेंसेस हो। नहीं, बाज़ों का ऐसा होता है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो भी उसके साथ ब्लड के साथ चले जाते हैं नेफ्रॉन तक। बट ऐसा नहीं होता कि अगर आपके मिनरल्स वहाँ चले गए तो मतलब आई मीन वेस्ट हो गए। नहीं, बॉडी के अंदर ये नेफ्रॉन्स के अंदर ये फंक्शन होता है कि वो बॉडी दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लीजिए ताकि आपके फर्दर फ्यूचर के अंदर आपके काम आ सके, क्योंकि बॉडी के अंदर स्टोर करने का बहुत ज़्यादा अच्छा मैकेनिज़्म है। हम पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ आपके मटेरियल फिर लिया जाता है आपके ब्लड में से, जो कि मैं आपको बता रही थी कि आपके ब्लड में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि वो फ़िल्टर हो जाते हैं, ये जो कि यूज्ड में नहीं है, जो कि अगर आपके यूज में नहीं है, मतलब बॉडी के अंदर एक्सेस है, स्टोर भी कर लिया, स्टोर के बाद अब फिर भी बच गए, तो फिर वो यूरिनेशन के थ्रू निकल जाते हैं। कभी कभार होता है आयरन आपके निकल जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में होता है तो आपके जो स्टोर भी कर लिया बट इतनी जगह नहीं है कि और जगह स्टोर किया जाए। बॉडी क्या होती है वो उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है थ्रू द यूरिनेशन, या फिर आई थिंक सो थ्रू दी आपके ना कह के वो दूसरे प्रोसेस के थ्रू। मेरा फिल्ट्रेशन भी दो तरह की होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है और एक होती है रीएब्जॉर्प्शन। अगर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें ना तो ये मेल्फिजियन बॉडी के अंदर होती है। मेल्फिजियन बॉडी आप लोगों को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, पिछली बार भी हमने स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का पढ़ा था, तो मेल्फिजियन बॉडी क्या होती है कि ग्लोमेरुलस और बुमेन कैप्सूल के का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना उसको मिलाकर हम मेल्फिजियन बॉडी कहते हैं। उसके बाद बुमेन कैप्सूल के बाद प्रोक्सिबल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं, और बाकी जो फर्दर ऑफ मूव ऑन है स्ट्रक्चर होता है लूप ऑफ हेनले है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, फिर उसके बाद कलेक्टिंग करते हैं। सो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। बट अब हम मेल्फिजियन बॉडी की बात करें, बैक टू द टॉपिक, तो ब्लड जो होता है एफरेंट आर्टियोल जो होता है इंटर होता है ग्लोमेरुलस के अंदर लोकेटेड, जहाँ वो मैंने आपको बताया था कि बोमेंस कैप्सूल एक कैप्सूल होता है जिधर क्लस्टर ऑफ ना कैपिलरीज होती हैं जिन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, वहाँ तक ब्लड पहुँचता है। मोस्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा जो होती है ना वो दोबारा से फोर्स आउट होती है कि ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज से बोमेंस कैप्सूल से होते हुए, ग्लोमेरुलस से होकर बोमेंस कैप्सूल, फिर बोमेंस कैप्सूल से होते हुए आपके दोबारा से बॉडी को ब्लड पहुंचा दिया जाता है। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यही होता है कि वो डायरेक्ट फिल्टर हो जाता है, उसमें से जो सब्सटेंसेस है वो निकाल दिए जाते हैं वहीं स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर ही, और जो ब्लड है बाकी का जो फिल्टर हुआ वो ब्लड है वो कह के आपके जो है आपकी बॉडी को है विदाउट एनी सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये इसके अंदर ऐसा होता है कि आपके जो आया है ब्लड और दोबारा से चला गया, मतलब कि अभी वो पूरी फिल्ट्रेशन में नहीं हुआ है, बट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन होती है, कि इसके अंदर कोई चीज़ सेलेक्टिव नहीं है कि आपकी जो सेलेक्ट की गई हो उसमें से सेलेक्ट करो कि यूरिया निकाल लो उसमें से ये कर लो, तो ये इस तरह की फिल्ट्रेशन नहीं है बाज़ों का। तो फिर अब हम बात करते हैं जो सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन, जिस तरह कि आप लोगों के माइंड सेट में होगा कि फिल्टर मीन्स क्या कोई भी चीज़ निकलेगी इसमें से, हाँ, वेस्टफुल प्रोडक्ट्स निकलेंगे और यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो हैं दोबारा से रीगेन हो जाएंगे। हम फिर सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। ये जो होती है ना प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होती है। बाज़ों का बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आता है नेफ्रॉन्स के अंदर, कुछ ब्लड जो होता है वो वापस चला जाता है और कुछ ब्लड जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाता है, वहाँ से फिल्ट्रेशन उनकी सेलेक्टेड फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है, और ना फिर होते होते लूप ऑफ हेनले से होकर और फिर उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक होकर पूरा फिल्टर हो जाता है ब्लड, और जो वेस्ट बचता है वो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। जब तक ब्लड फ्लो होगा प्री ट्यूबुलर कैपिलरी से द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ यूरिया फिल्टर आउट फ्रॉम द ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब कि यहाँ पर भी आप लोग ये समझोगे कि आराम से फ़्लो हो रहा है, बट नहीं, ये सारी फिल्ट्रेशन के अंदर आपकी एनर्जी एटीपी यूज्ड होती है, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है रहने की यहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल में आप लोगों की जो है वो सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन हो रही है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर। पहला था हमारा यूरिन फॉर्मेशन में फिल्ट्रेशन, अब हमारा सेकंड था रीएब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं रीएब्जॉर्प्शन की।
अडल्ट के एक नॉर्मल अडल्ट के अंदर 120 cm3 मतलब किलोमीटर फिल्ट्रेट होता है, जिसके अंदर फॉर्म हमारी होती है किडनी में से। एवरी मिनट इतना परसेंट आपके ना जो है ना ब्लड है आपका फिल्ट्रेट हो जाता है। ये एक लार्ज अमाउंट है फिल्ट्रेशन का, यानी जो कि एक बॉडी को बहुत ज़्यादा है ना अलाउ कर रही है, ताकि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिन बन जाता है। क्योंकि हमारे जिस तरह का ब्लड फिल्टर एक एक मिनट में इतने ज़्यादा होता है, तो इतने सारे नेफ्रॉन्स है। अब आप सोचें मिलियन नेफ्रॉन्स है कि कितनी जल्दी जल्दी हमारी प्रोसीजर होता है। द बॉडी विल डिहाइड्रेट एंड डेड मे अकर। सो क्या है कि ना कभी कभार क्या होता है कि क्या अभी सोचेंगे कितने सारे मिलियन नेफ्रॉन्स हैं और कितने जल्दी जल्दी एक एक मिनट में इतना इतना ज़्यादा मैसिव अमाउंट में इतना ज़्यादा फिल्टर हो रहा है। सो सोचिए कि इतनी जल्दी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, मतलब आई मीन बंदे ने ब्लड बिल्कुल फिल्टर हो गया और ये डिहाइड्रेशन भी होगी या फिर उसके डी नेचुरेशन भी हो जाएगी, मतलब कि बाज़-औक़ात होगा कि उसके जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी चले जाएंगे, जो कि उसके लिए डेथ कॉज कर सकते हैं। ये ह्यूज लॉस हो सकता है, ये सॉल्ट्स उसके जा सकते हैं। तो इस बात को करने के लिए है ना कि रोकने के लिए इस चीज़ को, इस फेस को ना आने के लिए जो ब्लड होता है वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लड स्ट्रीम जैसे मैं आपको बता रही थी कि ना ब्लड रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं मिनरल्स वगैरह। इसके अंदर दो और फर्दर टाइप्स आ जाती हैं रीअब्जॉर्प्शन के अंदर, आप लोग पढ़ेंगे नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात करें ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में ही होती है विदाउट एनी सिलेक्शन। इधर यहाँ पे क्या होती है कि कोई भी जो है वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब नहीं होती है। आप लोग ये ही समझ में माइंड सेट कर लें, यहाँ रीअब्जॉर्ब नहीं होती है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है। यहाँ पे ब्लड को फिल्टर किया जाता है, अंदर नहीं जाता है। मतलब कि आपके जो ब्लड में जैसे कि यूरिया है, ये है टॉक्सिक सब्सटेंस है, उनको निकाल दिया जाएगा और जो यूज़फुल ब्लड है वो आपके बॉडी में चला जाएगा। बट उसके अंदर जो अगर कैल्शियम है, अगर आपको यूज़फुल कोई चीज़ है, सोडियम है, पोटेशियम है, आपके जो यूज़फुल हैं ये उसमें रहेंगे प्रॉक्सिमल और डिस्टल में। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर होती है असल में लूप ऑफ हेनले में। असल में आपकी जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है ना, उधर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वहाँ होगी, आप लोग लिख कर रख लीजिए डायग्राम जहाँ बनी हुई होगी, तो वहाँ पर आप लिख लें कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगी फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, लूप ऑफ हेनले में। मतलब कि आपकी जो लूप ऑफ हेनले है ना, वहाँ पे जो आपकी जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स अगर जो है मिनरल सॉल्ट्स हैं वगैरह वो चले गए हैं, तो वो दोबारा बॉडी को बैक दे दिए जाएंगे, रिटेन बैक दिए दिए जाएंगे। और बाज़ का अगर हम और फर्दर डिटेल है ना स्टडी करें तो यहाँ पे वाटर भी दिया जाता है बॉडी को। कभी कभी वाटर भी यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में जब नीडेड होती है तो वाटर भी दिया जाता है, और बहुत से मिनरल सॉल्ट्स हैं जो कि दोबारा बॉडी को वापस किए जाते हैं, जिसकी वजह से। और ये जो सारा और कलेक्टिंग डक्ट में भी दोबारा से होता है, जैसे कि कह रहे थे कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में हो रही है फिल्ट्रेशन, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट में हो रही है रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ये हेल्प है ना, ये रीएब्जॉर्प्शन को जो हेल्प करती है ना वो क्या हार्मोन्स करती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH और पैराथायरॉयडिक हार्मोन PTH और कैल्सिटोनिन। ये ये सारे हार्मोन, तीनों हार्मोन्स आपके किडनी में पाए जाएंगे, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे होते हैं रीएब्जॉर्प्शन के अंदर। आई होप आप लोगों को ये ना लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फर्दर मोर वीडियोस के लिए और मेरे सपोर्ट के लिए मेरे चैनल कोचिंग जोन को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।